द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। सो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से रशिया इंक्लूडेड था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया में किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, रशिया की पॉलिटी के ऊपर किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट कर रहा था और ओवरऑल जो रशियन एम्पायर है या फिर जो रशियन इकोनॉमी है एंड पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से अफेक्ट हुआ। In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. So 1914 में यूरोप के दो जुटों में, दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई, वॉर छिड़ गई। मतलब कि पूरे यूरोप में दो ग्रुप्स बट गए और एक ग्रुप जो था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की का था और दूसरा जो ग्रुप था वो था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया का। पहला ग्रुप था, इसको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था और जो फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वाला ग्रुप है इसे अलाइड पावर कहा जाता है। और बाद में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया को इटली एंड रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जो यूएसए है उसने भी अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। इस लड़ाई में जो अमेरिका है वो भी शामिल हो गया था। सो मेन जो दो ग्रुप थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की का एक ग्रुप और दूसरा फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया का था। इसका मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे इंक्लूडेड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. हर एक जो कंट्री है, जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया एंड टर्की हो गई, इस तरीके से ये जितने भी कंट्रीज़ हैं उस टाइम पे ये बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे। जैसे आज हम देखते हैं कि एक कंट्री है जर्मनी या ऑस्ट्रिया या टर्की, पहले ये पूरे एम्पायर होते थे कि ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था पूरा, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आज की आती हैं। तो इस तरीके से पहले बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे वो इंक्लूडेड थे इस वॉर में। जैसे आप देखोगे जो पिंक कलर की कंट्रीज है ये है सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। अब ये जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी हैं ये बड़े बड़े एम्पायर हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है इसके अंदर आज की बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया, पोलैंड, यूक्रेन। इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज आज की आपको इस एरिया में देखने मिलेंगी। तो मेनली ये हो गई सेंट्रल पावर्स और जो ग्रीन में हैं ये हैं अलाइड पावर्स। अबे जो ग्रुप्स थे जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रही थी, वो छोटे मोटे ग्रुप्स नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे। और हमें पता है कि यूरोपियन नेशंस जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो कॉलोनीज बना रहे थे अपनी बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें। जैसे कि जो ब्रिटेन है उसने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था उस टाइम पे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अफेक्ट जो है वो इंडिया पे भी हुआ था। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो यूरोप है वही अफेक्ट नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, बल्कि जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, उन पर भी इसका अफेक्ट पड़ा। इंडिया हो गया या जो दूसरी कॉलोनीज थी यूरोपियन नेशंस की, उनके ऊपर भी बहुत अफेक्ट पड़ा। मतलब लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही थी। जैसे कि जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा भेजा गया लड़ाई में लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल है इंडिया का, जिस तरीके से इंडिया ना चाहते हुए भी इस लड़ाई में इंक्लूड हो गया था। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नेशन थे जो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इस वॉर से अफेक्ट हो रहे थे। तो इसीलिए इस वॉर को क्या कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा वर्ल्ड जो है वो इस वॉर में इंक्लूडेड था, इस वॉर से अफेक्ट हो रहा था। इसीलिए इस वॉर को नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. अब शुरू में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो रशिया के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इस लड़ाई को, इस वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि रशियन जो लोग थे वो जर्मनी के सख्त खिलाफ थे और वो क्योंकि ये चाहते थे कि रशिया जीते, जर्मनी हारे। तो उस चक्कर में, क्योंकि उस टाइम पे कौन लीड कर रहा था रशिया में, राजा कौन था, सार निकोलस टू। अब सार निकोलस टू जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, लोग ये चाहते हैं कि उनका देश, उनका जो रशिया है वो जीते, तो वो ऑटोमेटिकली सार निकोलस टू को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सार निकोलस टू जो है वो रशिया को लीड कर रहा था और लोग रशिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, लोग चाहते थे कि रशिया जीते। तो इसी तरीके से जो लोग हैं वो सार निकोलस टू को शुरू में सपोर्ट कर रहे थे। As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, अब
धीरे धीरे जो वॉर है वो तो बढ़ती चली गई, वो तो आगे बढ़ती चली गई, बट सार निकोलस टू ने जो थर्ड डूमा बनाई थी, जिसमें कि उसके खुद के पसंद के लोग थे, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, वो वाली डूमा की जो राय है, कंसल्टेशन है, वो माननी बंद कर दी। सार निकोलस टू ने कहा कि वो डूमा की कोई भी बात नहीं सुनेगा, उसकी कोई भी एडवाइस नहीं लेगा, कुछ भी कंसल्ट नहीं करेगा। अब देखो, पहली जो दो डूमा थी उसमें तो चलो मान लिया कि सार निकोलस टू के पसंद के लोग नहीं थे, इसलिए उसने उन डूमा को क्या किया, डिसमिस कर दिया, उनको हटा दिया। और जो तीसरी उसने डूमा स्टैब्लिश की थी वो उसके खुद के पसंद के लोग थे, उसके सपोर्ट वाले लोग थे, जो सार निकोलस टू को सपोर्ट करते थे। बट अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये देखने मिल रहा था कि सार निकोलस टू जो है वो थर्ड डूमा की भी बात नहीं मान रहा था, उसकी भी कंसल्टेशन नहीं ले रहा था, उसकी एडवाइस लेने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। सपोर्ट वोर थिन। अब ये देखकर जो थर्ड डूमा के लोग हैं, जो कि पहले निकोलस के सपोर्ट में थे, सार निकोलस टू के सपोर्ट में थे, अब वो भी उससे गुस्सा हो गए, वो भी उससे नाराज़ हो गए कि हमारा तो कोई बात फ़ायदा रहा ही नहीं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो इस वजह से जो पहले लोग सार निकोलस टू के सपोर्ट में थे, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस पहले सार निकोलस टू को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी अब धीरे धीरे करके सार निकोलस टू को सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि सार निकोलस टू तो डूमा की बात को मान ही नहीं रहा था, उन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की बात को सुन ही नहीं रहा था, इसलिए वो भी धीरे धीरे करके उसकी सपोर्ट कम करने लग गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सार निकोलस टू को मिली थी, अब वो नहीं देखने मिल रही थी। सार निकोलस टू को जो सपोर्ट मिल रही थी अब वो कम हो रही थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। अब भले ही सार निकोलस टू को जो सपोर्ट मिल रही थी वो कम हुई थी, बट लोगों के अंदर रशिया को जिताने का जो एम था, जो उनकी इच्छा थी कि रशिया जीते, वो अभी भी बरकरार थी। मतलब लोग जर्मनी के खिलाफ अभी भी थे, बट वो ये चाहते थे कि रशिया को अब सार निकोलस टू लीड ना करे, बल्कि कोई और लीड करना चाहिए। वो रशिया के खिलाफ नहीं गए थे, वो सार निकोलस टू के खिलाफ गए थे। अभी भी वो यही चाहते थे कि रशिया जो है वो जर्मनी को हटा दे। तो एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स है अब वो और ज़्यादा बढ़ रहे थे, लोग और ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे, जर्मनी के खिलाफ हो रहे थे। as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. अब लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे जर्मनी से, इतने ज़्यादा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ चुके थे लोगों के बीच में, कि लोग अब जर्मन जो नेम्स थे उनसे भी नफरत कर रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी, ये जो जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मन नेम है। तो लोगों ने इस नेम को हटाकर इस जगह के नेम को बदलकर क्या कर दिया, पेट्रोग्राड कर दिया। The Serena Alexandra's German origins and poor advisors, especially among called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब एक कारण जो था सार निकोलस टू की सपोर्ट को में कमी आने का, वो ये था कि सार निकोलस टू डूमा की बात को नहीं सुन रहा था। उसके अलावा दूसरा जो रीज़न था इस सपोर्ट में कमी आने का, वो ये था कि जो सरीना अलेक्जेंड्रा है, ये सार निकोलस टू की वाइफ थी। तो ये जो रानी थी, जो क्वीन थी, वो जर्मन ओरिजिन की थी। अब रशिया में लोग जर्मनी के खिलाफ थे, तो अब वो, क्योंकि जो सरीना अलेक्जेंड्रा है वो जर्मनी से आती थी, तो वो उसके और खिलाफ हो गए। तो क्योंकि राजा की जो बीवी है वो खुद जर्मन से बिलोंग करती है, खुद जर्मन ओरिजिन की है, तो लोगों को ये लग रहा था कि सार निकोलस टू जो है वो जर्मनी का साथ ही देंगे, या वो जर्मनी के खिलाफ सही से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इस वजह से भी जो लोग हैं वो सार निकोलस टू के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, वो सपोर्ट कम हो गई थी। तीसरा जो रीज़न था सपोर्ट में कमी आने का, वो पुअर एडवाइज़र्स थे। जो सार निकोलस टू के एडवाइज़र्स थे, या जिनकी बात सार निकोलस टू सुन रहा था, वो डूमा की बात नहीं सुन रहा था, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वो बात सुन रहा था, उसके खुद के जो एडवाइज़र्स थे वो उनकी बात सुन रहा था। बट लोगों के हिसाब से बहुत ही बेकार एडवाइज़र्स थे जिनकी बात सार निकोलस टू सुन रहे थे। जैसे कि एक रासपुतिन जो थे, ये एक मॉन्क थे, एक तरीके से एक साधु थे, और इनकी एडवाइस सार निकोलस टू जो है लेते थे। अब लोगों को ये लगता था कि जो रासपुतिन है वो बहुत ही बेकार एडवाइज़र है, वो अच्छे एडवाइज़र नहीं है। लोग रासपुतिन के खिलाफ थे, और रासपुतिन जो है वो सार निकोलस टू को एडवाइस कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो सार निकोलस टू के और ज़्यादा विरुद्ध में आ गए, और ज़्यादा अपोज में आ गए। सो ये मेन 3 रीज़न थे जिसकी वजह से सार निकोलस टू को सपोर्ट मिलनी कम हो गई। पहला, जो डूमा है उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। दूसरा, जो क्वीन है वो खुद जर्मन ओरिजिन की थी, इसलिए लोग अपोज में जा रहे थे।
और तीसरा, जो रास्पुतिन जैसे एडवाइजर्स थे, उनको लोग नापसंद करते थे, ये मानते थे कि ये बहुत ही अच्छे एडवाइजर्स नहीं हैं, इस वजह से भी लोग त्सार निकोलस II के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब अगर हम ये सेंट्रल जो पावर्स हैं उसकी लोकेशन को देखें तो एक तरीके से ये बीच में आ रही हैं। यहाँ पे अलाइड पावर है, यहाँ पे रशियन एम्पायर है जो कि अलाइड पावर में आता है, और यहाँ पे फ्रांस है, वो भी अलाइड पावर का हिस्सा है। तो एक तरीके से जो सेंट्रल पावर्स हैं वो दोनों ही तरफ से घिरी हुई हैं अलाइड पावर से। तो ये जो सेंट्रल पावर है वो दोनों तरफ से लड़ रही थी, वो फ्रांस से भी लड़ रही थी और वो रशियन एम्पायर से भी लड़ रही थी, वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रही थी। तो अगर हम सेंट्रल पावर्स के हिसाब से देखें तो दोनों फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे एंड वेस्टर्न फ्रंट पे। अब इन दोनों फ्रंट्स में जो लड़ाई है, जो लड़ाई की सिचुएशन है, वो बहुत ही अलग अलग थी। जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं थी, यहाँ पे लड़ाई में एकदम खून खराबा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों की जान नहीं जा रही थी। बट वहीं अगर हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान इस तरफ जा रही थी। तो दोनों ही तरफ की जो सिचुएशंस हैं, जो लड़ाइयाँ थी, वो अलग अलग हो रही थी, इनमें जो सिचुएशंस हैं वो अलग थी। In the west, armies fought from trenches and stretched along eastern France. वेस्ट में लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी? ट्रेंचेस में लड़ाई लड़ी। ट्रेंचेस मतलब एक तरीके से ऐसे गड्ढे बनाकर यहाँ पे जो सैनिक है वो खड़ा होगा और इस तरीके से यहाँ पे गन रख के वो लड़ाई लड़ेगा छुप के। तो इस तरीके से जो ट्रेंचेस हैं उनमें ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब क्योंकि एक तरीके से लोग छुप छुप के लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जाने जाने का खतरा नहीं है। और यहाँ पे अगर हम जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी के हिसाब से देखें तो ये उनका वेस्टर्न फ्रंट है, बट अगर हम फ्रांस के हिसाब से देखें तो ये उनका ईस्टर्न फ्रंट है। तो इस पूरे फ्रंट पे मेनली ट्रेंचेस के थ्रू लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो रही थी। देन इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। अब ईस्ट में क्या हो रहा था, जो आर्मीज हैं वो एक दूसरे के बाउंड्रीज में बहुत अंदर तक चली जा रही थी। जैसे जो जर्मनी वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रशिया में अंदर चले गए, वो इसके एरियाज पे अंदर जाने लगे और अंदर अंदर जाते जाते लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये एक तरीके से आमने सामने वाली लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंच में लड़ाई हो रही थी, इस तरीके से गड्ढे खोद के लड़ाई हो रही थी, ऐसे लड़ाई यहाँ पे नहीं हो रही थी, ईस्टर्न तरफ नहीं हो रही थी। और क्योंकि एक तरीके से सैनिक एक दूसरे के टेरिटरीज में घुस घुस के लड़ाई कर रहे थे तो और ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही थी और ज़्यादा जो हानि है वो पहुंच रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। अब ये जो रशियन एम्पायर है एक तरीके से वो हार रहा था, क्योंकि जो जर्मनी वाले लोग हैं या फिर जो सेंट्रल पावर्स के लोग हैं वो अंदर घुस घुस के रशिया को हरा रहे थे, रशिया के सैनिकों को मार रहे थे। तो ये जो हार है, जो डिफीट है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी रशियन के लिए और डिमोरलाइजिंग थी। उनका जो मोरल है वो डाउन हो रहा था, अब उनको उम्मीद जो है वो नहीं नज़र आ रही थी कि वो जीत पाएंगे। Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. 1914 से लेकर 1916 के बीच में जो रशियन आर्मीज हैं वो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से बहुत ही बुरे तरीके से हारी। There were over 7 million casualties by 1917 और 1917 के आते आते लगभग 70 लाख लोग जो हैं उनकी जानें जा चुकी थी। As they retreated, Russian armies destroyed the crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. So अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जर्मनी है या फिर जो सेंट्रल पावर्स हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी हैं, ये रशिया में अंदर घुस रहे थे और रशियन जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे थे, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। अब जैसे जैसे सेंट्रल पावर्स अंदर घुसेंगी तो यहाँ पे जो रशियन सोल्जर्स हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे, वो रिट्रीट करेंगे। अब जब रशियन सोल्जर्स रिट्रीट कर रहे थे तो वो जाते जाते, पीछे जाते जाते वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, जो खेती बाड़ी हो रखी है, उसको वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। अब आप सोचोगे कि जो रशियन लोग हैं वो खुद अपनी खेती बाड़ी को, खुद अपने खेतों को, अपनी बिल्डिंग्स को क्यों डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे? वो इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि जब ये दुश्मन यहाँ पे आएगा तो उसके लिए कुछ बचे ही ना। अगर खेती नहीं होगी तो खाने के लिए उन्हें नहीं मिल पाएगा, बिल्डिंग्स नहीं होंगी तो वो रह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से वो बहुत ही बुरी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे इस दुश्मन के लिए जो यहाँ से
रशिया में घुस रहा था। तो जो रशियन सोल्जर्स हैं वो ये सोच रहे थे कि वो जितना डिस्ट्रॉय करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा इन एनिमीज के लिए जीना, इस ज़मीन पे ज़्यादा देर के लिए रुकना। इसीलिए वो खुद के खेतों को, खुद के बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। अब इस तरीके से जब पीछे हटते हुए रशियन आर्मी ने इतना डिस्ट्रक्शन किया, उसकी वजह से लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं वो रशिया में बन गए। लगभग 30 लाख रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, ऐसे लोग जो अपने घरों को छोड़ के किसी और जगह पे शरण लेने आते हैं। तो जिन लोगों के घर बर्बाद किए, जिन लोगों के खेत जो हैं इस वॉर में डिस्ट्रक्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, उन लोगों को एक तरीके से रहने के लिए और जगह ढूंढनी थी, तो अंदर रशियन एम्पायर में वो रिफ्यूज ढूंढने लग गए। जैसे आप देखोगे कि जैसे-जैसे यहाँ पे ये आर्मीज़ अंदर घुस रही थी, जर्मन की, ऑस्ट्रिया की, तो जो रशियन आर्मीज़ हैं, वो पीछे हट रहे थे और डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ तो लोग रह रहे होंगे ना, अब उनके खेत बर्बाद हो गए, उनकी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, तो उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो अंदर और रशियन एम्पायर में घुस रहे थे ताकि वो रहने के लिए जगह ढूंढ पाए। उनके घर तो बर्बाद हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो अंदर रेफ्यूजी ले रहे थे, रेफ्यूज ले रहे थे, शरण ले रहे थे। तो इस तरीके से लगभग 30 लाख शरणार्थी जो हैं वो रशिया में बन गए थे। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। अब क्योंकि रशियन लोगों को दिख रहा था कि वो लोग हार रहे हैं, जर्मनी और जो सेंट्रल पावर्स हैं वो उनके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो रशियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए गवर्नमेंट से और सार से। जो सार निकोलस टू था उससे अब लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ये कैसा राजा है, सही से लड़ ही नहीं पा रहा, हमें हरा दिया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। और जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनका भी मोरल पूरे तरीके से डाउन हो चुका था। अब वो ऐसी लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब लोगों की जानें गई, लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, उनके बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, उनके खेत वगैरह जो है वो ख़राब हो गए। इस सबके साथ साथ इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा रशिया में। Russia's own industries were few in numbers, and the country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. अब रशिया में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए रशिया दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड करता था। अब दूसरे नेशन से जो सामान आता था रशिया में, वो बाल्टिक सी से होते हुए आता था। सो ये जो है ये बाल्टिक सी है। इस सी से होते हुए रशिया में बहुत सारे सप्लाईज दूसरे देशों से आते थे। इस बाल्टिक सी पे अब कब्जा कर लिया जर्मनी ने। अब वो अगर यहाँ पे कब्जा कर लेगा तो क्या वो किसी भी चीज़ को बाल्टिक सी से होते हुए रशिया में जाने देगा? नहीं। तो मतलब कि अब रशिया में बहुत खुद की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है और अब वो बाहर से भी सामान नहीं ला पा रहा। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो रही थी। लोगों के लिए चीज़ों की कमी हो रही थी। जो चीज़ें पहले लोगों के पास आती थी दूसरे देश से होकर, बाल्टिक सी से होते हुए दूसरे देशों से जो चीज़ें आती थी, अब वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। तो चीज़ों की कमी होने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई और इंडस्ट्रीज़ एक तरीके से कोलैप्स कर रही थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। अब इस लड़ाई के दौरान, इस पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस स्पीड से रशिया में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट हुए, इसका मतलब कि एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तहस-नहस हुई, उतनी तेज़ी से बाकी यूरोपियन नेशंस में नहीं हुआ था। मतलब जो वॉर का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रशिया की इंडस्ट्रीज़ पे देखने मिला। ये पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई, पूरी एक तरीके से अलग हो गई वो अब, क्योंकि सप्लाईज़ आ ही नहीं रहे थे। जो बाल्टिक सी है उससे होते हुए सप्लाईज़ नहीं आ रहे थे। लोगों के पास सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं था। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ठप हो रही थी और काफ़ी स्पीड से रशिया में ठप हो रही थी, जितना स्पीड से बाकी यूरोपियन नेशंस में नहीं था। By 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 के आते-आते जो रेलवे लाइन्स है रशिया में वो टूटने लगी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। अब ऐसे लोग जो थोड़े अच्छे खासे थे, जिनकी हेल्थ अच्छी थी, उनको वॉर के लिए बुला लिया गया था। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लड़ाई के लिए बुला लिया गया था, तो इंडस्ट्रीज़ में लेबर की कमी हो गई, लेबर की शॉर्टेज हो गई। इंडस्ट्रीज़ में जो पहले काम करने के लिए लोग आते थे, अब वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वॉर में सर्व करने चले गए थे।
और जो छोटी-छोटी वर्कशॉप्स थी जो कि कुछ ज़रूरी सामान बनाती थी, अब वो भी वॉर की वजह से बंद हो गई थी। लार्ज सप्लाइज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। ज़्यादातर जो अनाज है वो भेजा जा रहा था आर्मी को फीड करने के लिए, क्योंकि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो आर्मी की मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। आर्मी को खाना दिया जाएगा, आर्मी को रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो आर्मी के इस मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे खर्चा हो रहा था रशिया में। तो जो भी प्रोडक्शन हो रही थी ग्रेन्स वगैरह की, जो भी अनाज उग रहा था, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्मी का पेट भरने के लिए जा रहा था। फॉर द पीपल इन सिटीज ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्कैर्स। अब जो लोग सिटीज़ में रह रहे थे, जो लोग रशिया में रह रहे थे, उन लोगों के लिए ब्रेड एंड फ्लावर जो है वो स्कैर्स हो गया था। स्कैर्स मतलब कमी आ जाना किसी भी चीज़ की, क्योंकि ज़्यादातर जो अनाज है वो आर्मी को भेजा जा रहा था। इसकी वजह से जो ब्रेड है उसमें कमी आ गई। ब्रेड कैसे बनेगा? ग्रेन से बनेगा। और जो फ्लावर है वो भी ग्रेन से बनेगा, जैसे आटा जो है वो भी अनाज से ही बनेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर सप्लाईज जो हैं वो आर्मी को दी जा रही थी, तो बाकी सिटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए ब्रेड एंड फ्लावर की कमी हो गई थी। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और 1916 के आते आते ब्रेड की शॉप्स पे जो लड़ाई झगड़ा है वो बहुत ही कॉमन हो चुका था कि लोग अब एक ब्रेड के टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान लेने को रेडी हो गए थे। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे झगड़े और राइट्स जो हैं वो देखने मिल रहे थे ब्रेड शॉप पे। अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, इतने सारे जो सोल्जर्स हैं वो एक साथ आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये रशियन सोल्जर्स हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रशियन सोल्जर्स हैं उनके पिक्चर है। द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर। उस टाइम पे जो इम्पीरियल रशियन आर्मी थी, एक तरीके से उस टाइम पे जो लोग लड़ाई में लड़ रहे थे, जो आर्मी थी, उसको रशियन स्टीम रोलर के नाम से जाना गया। इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी थी रशिया की। When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, Tsarist power collapsed. अब पहले क्योंकि जो राजा था वो सार निकोलस टू था, तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये जो आर्मी थी वो भी सार निकोलस टू की थी। बट धीरे धीरे करके जो आर्मी है उसने बगावत शुरू कर दी। उसने अपनी जो सपोर्ट है वो राजा को नहीं दिखाई, और वो रेवोल्यूशनरीज जो हैं, वो जो चेंज चाहते थे, जो राजा का विरोध कर रहे थे, ऐसे रेवोल्यूशनरीज को आर्मी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो सार की पावर है वो पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया पे कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, किस तरीके से लोगों की लाइफ पे अफेक्ट पड़ा। बहुत चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, ब्रेड एंड फ्लावर की कमी हो गई, बहुत सारे लोग आर्मी में सर्व करने चले गए, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो गई थी क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आ पा रहा था, जो सप्लाईज़ आती थी बाल्टिक सी के थ्रू वो नहीं आ पा रही थी, लेबर नहीं बचा था। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कोलैप्स हो गई। और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से पहले सार निकोलस टू जो है उन्हें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली थी लोगों से, बट धीरे धीरे करके मेन 3 इम्पॉर्टेंट वजहों से लोगों ने सार निकोलस टू को भी सपोर्ट करना बंद कर दिया था।